आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 15 सितंबर की शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं आप। मैं हूं अमन गुप्ता। संसद में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिलसिलेवार तरीके से चीन के साथ विवाद पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि सीमा पर हालात गंभीर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी सेना ने पूरी काउंटर तैनाती कर रखी है। सीमा पर कैसी तैयारियां हैं, ये बताएंगे लेह में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला। केंद्र सरकार के खेती किसानी से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के किसान संगठन नाराजगी जताने के लिए 20 जुलाई को ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने इसे किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। ऐसा क्या है इन अध्यादेशों में जिसका विरोध हो रहा है? बंगाल में ममता बनर्जी ने हिंदू पुजारियों के लिए 1000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता और मुफ्त आवास की घोषणा की है। तो क्या बीजेपी के सामने हिंदू वोट बैंक को लुभाने के लिए क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ी हैं ममता बनर्जी? उन्हें क्या होगा इसका फायदा? इन सब मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले सुनिए हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से तनाव पर लोकसभा में बयान दिया और कहा कि अप्रैल माह से लद्दाख की सीमा पर चीन के सैनिकों और हथियारों में वृद्धि देखी गई। उन्होंने कहा कि सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे जवान मातृभूमि की रक्षा में डटे हुए हैं। लद्दाख में रेजांगला में भारत की सेना ने चीनी सैनिकों को मात दी, लेकिन चीन अब अरुणाचल प्रदेश में LAC पर अपने सेनाओं को जमा कर किलेबंदी कर रहा है। सांसदों की सैलरी में होगी 30% की कटौती। लोकसभा से आज बिल पास हुआ। बिहार में चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट से आज दरभंगा में एम्स को मंजूरी मिल गई है। इसकी लागत 1264 करोड़ की होगी और निर्माण कार्य को 48 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50 लाख को पार करने वाला है और एक्टिव केस की संख्या 10 लाख के पार पहुंचने वाली है। देश में कोरोना से अब तक 80,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 38.5 लाख है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने भारत को एक अग्रणी वैक्सीन उत्पादक बताया और कहा कि कोविड-19 वैक्सीन बनाने में भारत से सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल की पहली तिमाही तक कोरोना वायरस के कई टीके अंतिम चरण में होंगे। राज्यसभा से एयरक्राफ्ट संशोधन बिल 2020 पास हो गया है। एयरक्राफ्ट संशोधन बिल से देश में विमान संचालन की सुरक्षा का स्तर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। YouTube ने टिकटॉक जैसे शॉर्ट वीडियो फीचर शॉर्ट्स का ऐलान कर दिया है। शुरुआत में कंपनी इसे भारत में पेश कर रही है। इसकी टेस्टिंग भारत में भी की जा रही है और मुमकिन है आपने भी इस फीचर को YouTube ऐप में यूज किया होगा। नमस्कार, दिन भर सुनना शुरू कर चुके हैं आप और मेरा नाम है अमन गुप्ता। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत हमारे बॉर्डर एरिया में मौजूदा मुद्दों का हल शांतिपूर्ण बातचीत और कंसल्टेशन के जरिए किए जाने के प्रति कमिटेड है। इस उद्देश्य को पाने के लिए मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलैटरल स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। ये भारी भरकम आवाज आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवाज है। आज उन्होंने संसद में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बयान दिया। इसे लेकर लंबे समय से विपक्ष बोलने का दबाव बना रहा था। कल भी जब संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था तो यही मुद्दा छाया रहा। इसके बाद तय हुआ कि राजनाथ सिंह भारत चीन के विवाद पर बोलेंगे और आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा स्थिति से लेकर अब तक जो हुआ, क्या तैयारियां हैं, सभी पर बोला। राजनाथ सिंह ने चीन के एक धोखे के बारे में सदन को बताया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। ये समय है कि ये सदन अपने जवानों को वीरता का एहसास दिलाते हुए उन्हें संदेश भेजे कि पूरा सदन उनके साथ खड़ा है। ये भी कहा कि सेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो कैसी हैं ये तैयारियां? यही जाना मैंने लेह में मौजूद अपने संवाददाता अभिषेक भल्ला से। सेना की तैयारियां इस वक्त जो हैं बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं वॉर फुटिंग पर है और जो डिप्लॉयमेंट होनी थी इंडियन फोर्सेस की वो तो हो चुकी है, लेकिन अब जो बहुत बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि किस तरह जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड स्पेशल गियर हो, स्पेशल क्लोथिंग हो, क्योंकि
क्योंकि देखिए जैसे ही सर्दी शुरू होगी तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिरने लगेगा और -40, -50 तक भी तापमान चला जाता है। इसीलिए सेना ने स्पेशल टेंट्स मंगवा लिए हैं। इन टेंट्स को फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया जा रहा है। स्पेशल क्लोथिंग मंगा ली गई है जो इस तरह के इलाकों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम मानी जाती है। बर्फ में चलने वाले स्पेशल बूट्स, स्नो गॉगल्स, तो इस तरह की बहुत ही क्रिटिकल जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा कर लिया गया है। मैंने खुद आज बहुत समय बिताया कुछ लोकेशंस पे और देखा कि किस तरह से ऑपरेशंस चल रहे थे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के, ये इंश्योर करने के लिए कि सारी जो सप्लाई लाइन है वो कैसे बरकरार रहे। इसके अलावा राशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में खास करके जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो एक सोल्जर की कैलोरी इनटेक की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी एक स्पेशल डाइट की जरूरत होती है। उस तरह का भी सामान पहुंचाया जा रहा है। तो हर तरह से ये कह सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स हैं इंडियन फोर्सेस के वो पूरी तरह से फॉरवर्ड एरियाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सप्लाई लाइन पूरी तरह से खुली हुई है। अभिषेक जी, मैं जानना चाहता हूँ, अभी हाल ही में उत्तराखंड से खबर आई कि वहाँ पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और तमाम जगह तरह चौकसी हुई है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कितना बड़ा आईबॉल टू आईबॉल फ्रंट खुल गया है भारत की और चीन की सीमा के बीच। देखिए फोकस भले लद्दाख पर हो, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है जाहिर सी बात है जितना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ता है भारत और चीन के बीच में, जहाँ तिब्बत की जो बॉर्डर पड़ता है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, सिक्किम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह पे जो है कुछ हद तक बिल्डअप हुआ है, चौकसी बढ़ाई गई है और जो सैन्य तैनाती है वो भी बढ़ी है दोनों तरफ से। तो ये फोकस जरूर लद्दाख है, लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है ये कहा जा सकता है कि सिचुएशन काफी सीरियस और गंभीर है ऑल अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये थे लेह से आज तक रेडियो के संवाददाता अभिषेक भल्ला। आज तक रेडियो आजतक.in/रेडियो ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कृषि से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। ये विधेयक हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। सरकार ने 5 जून 2020 को ही अध्यादेश जारी किए थे। ये तीनों विधेयक उन संबंधित अध्यादेशों की जगह लेंगे। विपक्ष ने किसान विरोधी बताकर इनका विरोध किया, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये विधेयक किसानों की स्थिति बदलेंगे और इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश भर में किसान पहले से इन अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पंजाब और हरियाणा में 20 जुलाई को ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरने की योजना है। आज पंजाब में अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित कर दिया गया। अलग अलग किसान संगठनों ने कथित तौर पर किसान विरोधी अध्यादेश लाने के लिए केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और इसे वापस लेने की मांग की। तो इन अध्यादेशों में ऐसा क्या है? किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? यही जानने के लिए मैंने बात की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक और पूरनपुर विधानसभा से पूर्व विधायक रहे सरदार वीएम सिंह से। ये तीनों अध्यादेश ऐसा है, बेशक मोदी जी कह रहे हैं किसान के फायदे के हैं, अरे पूरे देश में विरोध है। कल कम से कम 5000 जगह पे विरोध था पूरे देश के अंदर। तो हम उनसे कह रहे हैं मोदी जी ये हमारे मार्फिक अध्यादेश नहीं है, हमें बर्बाद कर देंगे। फिर भी वो मजबूरी लेके आना चाहते हैं, जबरदस्ती लेके आना चाहते हैं, तो विरोध तो करेंगे ना। अब एक एक अध्यादेश की अगर बात करें, ये सारे कॉर्पोरेट के फेवर में है, किसान के फेवर में एक नहीं है। हमें चाहिए एक एमएसपी स्वामीनाथन हो तो बेहतर है, उसकी गारंटी चाहिए, उसका ऑर्डिनेंस चाहिए कि इससे कम क्यों खरीदेगा नहीं, इससे कम क्यों खरीदेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। जी, लेकिन वीएम सिंह जी, सरकार ने कहा है कि वो एमएसपी को तो छेड़ने वाली है नहीं, उसमें तो कोई फर्क नहीं होगा। देखिए सरकार जो भी कहे उसके बारे में कहना चाहता, मैं अपना वर्जन बताता हूँ आपको। अभी जो आज जो लेके आ रहे हैं बिल, अभी तक तो नहीं आया, 10 मिनट चल तक अभी जो बिल लेके आ रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर जो संशोधन है, जो वस्तु अधिनियम के अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर जो एक्ट में लेके आ रहे हैं संशोधन,
उसमें वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि अनाज, दलहन, तिलहन, इनको जो है एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाला जाएगा। जब बाहर निकाला जाएगा, और वही मोदी जी कह रहे हैं कि एसेंशियल है 5 किलो सबको चावल दूंगा, 5 किलो सबको अनाज दूंगा। अगर एसेंशियल नहीं है तो क्यों दोगे? जब एसेंशियल नहीं रहेगा तो आप खरीदोगे नहीं। जब आप खरीदोगे नहीं तो एमएसपी डिक्लेयर करो या नहीं करो, क्या फायदा? एमएसपी का तब है जब पीडीएफ में आप कोई खरीद करके दोगे। तो उसके बाद में जो है हमारे कहने से है, ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो कि जो चीज मुझे लेनी ही नहीं है उसका मैं रेट तय करूं या नहीं करूं, क्या फर्क पड़ रहा है? मक्के का ले लेना इस साल, हरियाणा में भी वही हाल है, यूपी में वही हाल है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है। मक्के का एमएसपी है 1760 रुपए प्रति क्विंटल, 600-700 में बिका। सरकार ने इन्वॉल्व नहीं किया, हमने खरीदी नहीं, 1000 रुपए तक चला गया, इन्होंने इम्पोर्ट में अलाउ कर दिया, बाहर से लेके आना, तो 600-700 फिर वापस आ गया। एमएसपी अगर आप नहीं भी बंद करेंगे, एमएसपी पे खरीद नहीं करेंगे, ये तो जब तक आप जो है इसके अंदर जो है इंटरवेंशन नहीं करते हो, रेट्स कभी नहीं बढ़ेंगे। हमें तो गारंटी चाहिए कि जैसे आपकी गारंटी है डीजल में, आपकी गारंटी है खाद में, आपकी गारंटी है कीटनाशक में, भाई इससे कम कोई बेचेगा नहीं, खरीदेगा नहीं। आप मुझे डीजल का रेट जो होता है उससे 1 पैसा कम का मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। इन चीजों को लेते हुए ही हमारी एमएसपी डिक्लेयर होती है। इनपुट कॉस्ट यही होता है जो सरकार दे रही है, उस पर भी अगर हमसे ना खरीदा जाए तो फिर किसान तो बर्बाद होगा, तो क्या होगा? तो ये थे किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक सरदार वीएम सिंह। अब किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह को सुनिए। वो कुछ अलग राय रखते हैं। कहते हैं कि अध्यादेश में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही, बल्कि एक समानांतर व्यवस्था खड़ी की जा रही है। देखिए, किसान जो है इसका विरोध अध्यादेशों का नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि किसानों को इसमें कुछ आशंकाएं हैं। देखिए, 3 अध्यादेश जो लाए गए हैं उसमें सबसे पहले तो जो है कि भाई मंडी व्यवस्था, किसानों को एक तो ये आशंका बन गई है कि मंडी व्यवस्था को समाप्त करने और एमएसपी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार शायद इन अध्यादेशों के माध्यम से बढ़ रही है, जबकि इन अध्यादेशों में कहीं भी मंडी व्यवस्था को समाप्त करने या एमएसपी व्यवस्था को समाप्त करने की बात नहीं कही गई है। इनमें वास्तव में इन व्यवस्थाओं के अलावा इनके समानांतर, इनके पैरेलल एक अलग व्यवस्था बनाने की बात करी जा रही है। लेकिन इसमें मंडी व्यवस्था के मामले में जो बड़ी आशंका है कि भाई बाहर अगर एमएसपी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, इसके लिए हमने सरकार को सुझाव ये दिया है कि सरकार बाहर यानी कि मंडी से बाहर यदि कोई खरीदता है, निजी व्यापारी खरीदता है या अन्य कोई खरीदता है, तो वो एमएसपी पे खरीदारी करे। ये सबसे बड़ी आशंका किसानों की है कि एमएसपी से नीचे उन्हें अपना उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस व्यवस्था को यदि कानूनी जामा सरकार पहना देती है कि भाई बाध्यकारी होगा जो एमएसपी होगा सभी लोगों के ऊपर, तब इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो इसको तो एक अवसर के तौर पर देखना चाहिए किसानों को। यही बात है कि इसमें इस आंदोलन के पीछे कुछ आड़तियों का भी हाथ है। मैं आपको बता दूं, तो कुछ आड़ती ये चाहते हैं कि किसान जिस प्रकार से पहले हमारे पास आता रहा और जिस प्रकार से किसानों का शोषण लगातार मंडी व्यवस्था के अंतर्गत होता रहा, वही चालू रहे। तो वो लोग किसान को ये भड़का रहे हैं कि साहब बाहर अगर आप जाओगे तो ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप केवल निजी हाथों में ही बेचने के लिए औने पौने दामों पे मजबूर हो जाओगे। पुष्पेंद्र जी, ये भी कहा जा रहा है कि भले ही एक मार्केट खुल रहा है किसानों के लिए, लेकिन एक बड़ा वर्ग है किसानों का जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है, वो कैसे बाहर अपनी फसल बेचने जा पाएगा? उसको कहाँ से इन सब व्यवस्थाओं का लाभ मिल पाएगा? फिर जब वो नहीं चाहता है तो फिर ऐसी व्यवस्थाएं थोपी क्यों जा रही हैं? देखिए, इसमें व्यवस्था कोई नई नहीं थोपी जा रही है। इसमें केवल ये कहा जा रहा है कि यदि आपके पास सरप्लस है और आप मंडी तक जाने के लिए जो है उसके अलावा ज्यादा रेट आपको बाहर मिल रहा है तो आप बेच दीजिए, अदरवाइज मंडी में ज्यादा रेट मिल रहा है तो आप मंडी में बेच दीजिए। इस व्यवस्था में जो प्रसंस्करण उद्योग वाले हैं, एक्सपोर्टर हैं या बड़े व्यापारी हैं, वो जब जाके डायरेक्टली किसान से सीधा खेत से ही खरीद लेंगे तो उसमें किसान को एक तो लाभ ये होगा कि किसान जो है उसको भटकना नहीं पड़ेगा खरीदार के लिए। दूसरा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मंडी व्यवस्था में जो उसका भ्रष्टाचार
और उसका जो शोषण होता है उससे भी वो बच जाएगा। और ये किसान के अपने विवेक पर निर्भर है, चाहे वो मंडी व्यवस्था में बेचे अगर उसको अच्छे रेट वहां मिल रहे हैं या वो बाहर बेच रहे, तो इसके साथ एक व्यवस्था जो अभी मंडी व्यवस्था उसके साथ उसके अलावा एक व्यवस्था बनाई जा रही है, उस व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। ये चीज किसानों को समझनी होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें एमएसपी को बाध्यकारी आप बना दीजिए, तब इसमें शायद कोई अड़चन न आए। बंगाल में साल 2021 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सरगर्मियां अभी से बढ़ गई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह तय कर दिया है कि यहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का सीधा मुकाबला अब बीजेपी से होना है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी यहां अपने हिंदूवादी एजेंडे को भुनाने में सफल हुई और ममता बनर्जी की छवि को हिंदू विरोधी बताने में पूरी ताकत झोंक दी गई। लेकिन अब बीजेपी के राजनीतिक हथकंडों का जवाब ममता बनर्जी उसी अंदाज में देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने भी हिंदू कार्ड खेला है। सोमवार को ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि राज्य के 8,000 से अधिक हिंदू पुजारियों के लिए 1,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता और मुफ्त आवास दिया जाएगा। राज्य के हिंदी भाषी और आदिवासी मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने एक हिंदी अकादमी और दलित साहित्य अकादमी स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। तो क्या ये ममता बनर्जी का सॉफ्ट हिंदुत्व स्टेप है? यही पूछा मैंने स्वतंत्र पत्रकार उमेश से। उमेश ने 15 साल तक बंगाल में पत्रकारिता की है। जी देखिए, अभी बंगाल की जो राजनीति है वो एकदम एक करवट बदल रही है, क्योंकि एक वामपंथ की राजनीति खत्म हुई लगभग, तो उसके बाद एक ममता सरकार में अभी बीजेपी आप देखेंगे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है बंगाल में। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ममता बनर्जी पर पहले से आरोप लगते रहे हैं और हाल के वर्षों में कि वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं, क्योंकि जब वो मुअज्जिमों के लिए जब वो घोषणा हुई थी कि वो कुछ पेंशन वगैरह की, तब इसको बहुत भुनाया था भाजपा ने। तो इस लिहाज से वो उस इमेज को भी तोड़ना चाहती हैं कि वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, वो हिंदुओं के बारे में भी सोचती हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो अभी जो पुजारियों के लिए कुछ वर्क देने की बात है, तो निश्चित तौर पे ये हिंदू वोटर को भी लुभाने की कोशिश हो रही है। उस इमेज को भी वो तोड़ना चाहती हैं कि जो वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती हैं। अच्छा उमेश जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उनकी राजनीति इन 9 सालों के दरमियान जब से वो सत्ता में आई है कैसे कैसे बदली है? देखिए, शुरुआत में जब 2011 में उनकी सरकार बनी थी तो उस वक्त एक डेवलपमेंट के एजेंडे पर वो चल रही थी और उस वक्त था कि अक्रॉस दी कास्ट एंड क्रीड हर कोई उनके समर्थन में था। और यही वजह थी कि 3.5 दशक का जो वाम मोर्चा की जो सरकार थी वो अचानक से पलट गई और किसी को पता भी नहीं चला कि इतना बड़ा एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी ममता की। तो उस वक्त एक डेवलपमेंट का एजेंडा उनका था और काफी काम भी किया, मगर जिस तरीके से छोटी छोटी जो उनकी जो घोषणाएं थी जो कुछ अल्पसंख्यकों के पक्ष में होती थी, तो उन सबको जब भाजपा ने इनकैश करना शुरू किया और फिर उनकी जो तस्वीरें थी आप देखेंगे तो बहुत सारी उनकी तस्वीरें हैं कि जो वो सर पे दुपट्टा डाल के और वो नमाज के उस पोज में हैं, वो ईद के वहां पे नमाज जब होती थी वहां पे जाती थी। तो इन सब तस्वीरों को जब भाजपा ने भुनाना शुरू किया तब इनको ख्याल आया कि ये एक तरह से हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है और तब उनको जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा था वो थोड़ा ढीला पड़ा और उसके बाद उन्होंने एक जो है सो एक समुदाय को एक लुभाने के इरादे से वो काम करने लगे। तो बीच में आप देखेंगे कि थोड़ा मुस्लिमों के पक्ष में काफी कुछ हुआ, तो जिसको जब भुनाने की कोशिश तो फिर उन्हें थोड़ा हिंदुओं के साथ भी जो है सो वो दिखाने लगे कि नहीं हम उनके साथ में। फिर आप ये भी देखेंगे कि छठ के वक्त उन्होंने बहुत सारी नई नई घोषणाएं की। पहले था कि छठ में छुट्टियां नहीं मिलती थी सरकारी कर्मचारियों को, मगर उन्होंने उसकी 2 दिन की छुट्टी दे दी। जो छठ पूजा करते हैं उनके लिए छुट्टी की घोषणा कर दी। दुर्गा पूजा में भी देखने को मिला। दुर्गा पूजा में भी आप देख लें। फिर आप ये भी देख लें कि बहुत सारे जो पहले इतनी तैयारियां नहीं होती थी, सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था छठ के वक्त में, मगर ममता बनर्जी के आने के बाद आप देखेंगे जो छठ में इन्वॉल्वमेंट सरकार की बढ़ गई। सरकार की तरफ से बहुत सारे काम किए जाने लगे। छुट्टियां तो दी ही गई, फिर बहुत सारे पार्क वगैरह खोल दिए जाते थे वहां पे और भी नई नई घोषणाएं की जाने लगी। तो ये सब उमेश जी, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जब इस वक्त लोकसभा चुनावों के बाद से ही बड़ा आक्रामक है बीजेपी
और वो तो हमेशा से ही हिंदुत्व की राजनीति पर चलती आई है। लेकिन ममता बनर्जी जब अब शुरुआत के दौर में, कितना फायदा होगा उन्हें जो चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई में अगले साल? जी देखिए, इससे फायदा बहुत ज्यादा मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखिए बंगाल की जो राजनीति है ना, वो मतलब समझना बहुत मुश्किल है। वहाँ के जो वोटर होते हैं ना, वो बहुत साइलेंटली काम करते हैं, तो वो पता सतह पे आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, मगर वैसा होता नहीं है। मैं आपको बहुत एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब मैं मालदा गया हुआ था एक स्टोरी के सिलसिले में, तो वहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बात की, तो उनका कहना था कि देखिए अभी तो दिख रहा है कि सब कुछ की एकदम ममता स्ट्रांग है, उनका कहना है जीत रहा है, मगर आप देखेंगे कि जब चुनाव होगा तो ये भीतर ही भीतर काट देता है। वो नदी की वो उस तरह है कि जब नीचे से काटता जाएगा, पता नहीं चला, अचानक से वो गिर जाएगा। और वही हुआ मालदा में, बीजेपी के लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई वहां पे मालदा सीट पे। तो बहुत फायदा मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, मामूली फायदा होगा, मगर अब निर्भर करता है कि जो उसको बीजेपी किस तरह काटती है, इसको कैसे वो मार्केट में इसको डिस्प्ले करती है। अगर वो सक्सेसफुली डिस्प्ले कर देगी नहीं ये सिर्फ एक तुष्टीकरण है, तो हो सकता है बहुत फायदा ना हो। और उसको मुकाबला टीएमसी कैसे करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। इसका तुरंत तो कुछ नहीं लग रहा है, मगर अगर है कि इसको कैसे भुना सकती है, दोनों पार्टियां इसको किस तरीके से भुनाएगी। ये थे स्वतंत्र पत्रकार उमेश। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की थी हमारे साउंड के साथी कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं, ये आप हमें radio@aajtak.com पर ज़रूर बताइएगा। हर ईमेल को हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, आपके राय मशवरों पर गौर करते हैं। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट अगर आप आज तक रेडियो की वेबसाइट पर या आज तक के मोबाइल एप्लीकेशन पर सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, हमारी मौजूदगी और भी जगह है। तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, कास्टबॉक्स, लगभग सभी जगह। अगर इनमें से आप कोई इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं, जाहिर है होंगे ही, आज के दौर में कोई ऐसा तो है नहीं कि सोशल मीडिया पर नहीं है, तो वहाँ पर भी हमारी मौजूदगी है। आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं भी हमें आज तक रेडियो के नाम से खोजिए, हम आपको मिल जाएंगे। हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, जो करना होता है वो कीजिए, ताकि हर अपडेट आप तक समय से पहुंचता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।